हेलो गीत। कैसे हो आप? बस गुड गुड, हाउ आर यू? बढ़िया। तो पहले तो थैंक यू सो मच आने के लिए। एक ये जर्नी शेयर करना बहुत बड़ी बात है एंड आप आए हो, थैंक यू सो मच। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि आपकी जर्नी क्या थी एंडोमेट्रोसिस की, कैसे शुरू हुआ, डायग्नोसिस टाइम क्या था, ये सब कैसे पता चला कि ये एंडोमेट्रोसिस ही है? Yeah, so basically, see, मेरे केस में I would not say that it was very difficult to diagnose, क्योंकि मेरा जर्नी मुझे जी। तो डायग्नोस 2 साल ही हुए हैं डायग्नोस होते हुए। अच्छा। और मे बी इट इज स्टिल अ मिस्ट्री कि पहले जो सिम्टम्स थे वो एंडोमेट्रोसिस के साथ कनेक्टेड थे या नहीं थे। बट हुआ ऐसे कि जैसे हमें पता है एंडोमेट्रोसिस के लाइक देयर आर लाइक 1000 सिम्टम्स, वो हम्म। फुल बॉडी पे वर्क करता है। इट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू योर पेल्विक एरिया जो हम्म। जनरली हम मानते हैं। तो हुआ ऐसे कि सिंस लास्ट 2 to 3 years मुझे पीरियड पेन्स तो बहुत सीवियर रहे हैं, एंड हाँ। उसके लिए मैंने कंसल्ट भी किया था। बट देन इट वाज लाइक नॉट looked at as endometriosis। तो वो सेम कहानी हम सबकी यही से शुरुआत होती है कि पेन किलर्स खा के हम जिंदगी का गुजारा कर सर्वाइव लेते हैं। करते हैं, हाँ। एंड बिकॉज वी थिंक कि ये पेन है तो है, और बचपन में इतना सीवियर कभी नहीं रहा है। लाइक आई यूज टू हैव अदर इश्यूज लाइक माइग्रेन्स एंड ऑल, बट हम्म। पेनफुल पीरियड वाली इशू नहीं रही। फर्स्ट 2 days वर ऑफ कोर्स वेरी अनकंफर्टेबल, बट वो ना बैकग्राउंड में पेन रहता था, ऐसा फोरग्राउंड में पूरा रूटीन बिगाड़ दे वैसा वाला पेन नहीं रहा। हाँ। पर लास्ट 3 years में द सीवियरिटी हैड गॉन टू अनदर लेवल कि I हम्म। was always bedridden for the first 3 days, okay? And I thought this is something that is natural and normal, and बस मेरे साथ हो रहा है तो मुझे I have to deal with it. But हुआ ऐसे कि there was one day there was a pain in my left side of breast, and हाँ, so that was a concern to me. Now that was new and that was not ऐसे या। सुना नहीं है कि ये normal है तो चलो ठीक हाँ। है। तो I went to diagnose that just to show कि rule out anything other that is happening going on. और हम्म। ऐसा हुआ था कि आफ्टर आई हैड स्टॉप्ड ब्रेस्ट फीडिंग टू माय चाइल्ड, उसके बाद मुझे थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट पेन यहाँ वहाँ होता था। एंड आई टू हम्म। डिस्कस विद अदर मॉमीज ऑल्सो, और उनको भी ये फील होता था। सो बट एंड आई थॉट आई शुड स्टिल गो। तो मैंने कई गायनेक्स को दिखाया था, देवर सेड कि ऐसा कुछ भी दिख नहीं रहा है थ्रू सोनोग्राफी। एक बार मैमोग्राफी भी कराई थी और उसमें भी एवरीथिंग वाज क्लियर। एंड देन आई स्टिल वाज लाइक ये पेन फिर क्यों हो रहा है, बिकॉज हाँ। अगर सब ठीक दिख रहा है तो पेन क्यों हो रहा है। देन वन गायनेक शी डायग्नोस्ड मी थरली, लाइक उनके प्रोटोकॉल में फॉर्चुनेटली ऐसा था कि सिर्फ कोई भी आता है पेशेंट उनके यहाँ हम्म। तो वो पूरा डायग्नोस कर लेते हैं। एंड देन शी हम्म। सेड कि तुम्हारे ब्रेस्ट की पेन तो ठीक है, वो तो बहुत मतलब मुझे नहीं लगता कुछ है भी। वो हम्म। वो साइक्लिक भी हो सकती है। यू शुड ऑब्जर्व इफ इट इज अराउंड द साइकिल्स, बिकॉज ऐसा या। भी होता है कि ड्यूरिंग साइकिल्स योर अदर ग्लैंड्स विच आर कनेक्टेड मे गेट अफेक्टेड। सो करेक्ट। वो एक चीज मैंने पहली बार सुनी थी। एंड हम्म। उन्होंने तभी बोला कि आपके लेफ्ट ओवरी पे देयर इज अ चॉकलेट सिस्ट। हाँ। तो मुझे ना ये तो so चॉकलेट। yeah, yeah, so she told me that आपके left ovary पे there is a chocolate cyst, and mostly it is chocolate cyst, so we'll observe it थोड़े महीने जाने देते हैं और देखते हैं, क्योंकि cyst कई प्रकार की होती है तो exactly क्या है वो जान लेंगे। एंड दैट इज द डे जब भी मुझे एंडोमेट्रोस के बारे में पता चला कि ऐसा भी कुछ होता है। and हम्म। but then this was a good part. What was not really good and not helpful जो चीज ये रही है कि 6 महीने हमने ऐसे ही जाने दिए इन स्पाइट ऑफ हम्म। नोइंग कि मुझे एंडोमेट्रोसिस है। उन्होंने बोला 6 महीने ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद आप वापस आना। ये जो चीज है वो नथिंग टू वरी अबाउट, क्योंकि ये कैंसरियस नहीं है, बट हमको रेगुलर इसका जांच करनी पड़ेगी।
एंड आई वाज लाइक चलो ठीक है। पर वो 6 महीने मैं सोचती रही कि ये चीज़ क्या है और क्यों है और मुझे क्यों हुई है? हुँ, तो ऑब्वियसली जैसे सब लोग करते हैं, आई स्टार्ट हाँ, गूगलिंग अबाउट इट, ट्राई टू येस, रिट्रीव इन्फॉर्मेशन, खुद की एंड से कोशिश की, फिर फैमिली में डिस्कस किया एंड देन उन्होंने भी बोला कि हम कुछ और ट्राई कर सकते हैं, एक बार आयुर्वेदा डॉक्टर को हम मिलके देखते हैं कि इसका कोई इलाज वहाँ पे है। सो वी स्टार्टेड विद सम एक्सपेरिमेंट्स ओवर देयर एंड ऐसा हुआ कि आफ्टर 6 मंथ्स में जब भी गई उनके पास, तो मेरी दूसरी ओवरी पे भी सिस्ट आ चुकी थी। सो हाँ, वो अभी ये चीज़ हम रोक सकते थे अगर कोई सॉल्यूशन या कोई भी उसका हुँ, प्रोटोकॉल हो जो फॉलो करना रहता है, वो हम पहले से ही करें। तो उन्होंने फिर मुझे डायनोजिस्ट पे रखा फॉर अनदर 6 मंथ्स एंड हुआ उसमें ये कि ऑलरेडी मुझे क्रॉनिक माइग्रेन्स होते हैं, लाइक इट्स बीन हुँ, 2 डिकेड्स, 20 सालों से मैं माइग्रेन्स को झेल रही हूँ और मुझे नहीं पता था कि डायनोजिस्ट के साइड इफेक्ट्स में सीवियर हेडेक्स भी होते हैं। हुँ, अभी देयर वाज़ अ टाइम दैट द हेडेक वेंट सो बैड कि मुझे इमरजेंसी में रश करना पड़ा हुँ, हॉस्पिटल में एंड दे हैड टू डू माय एमआरआई ऑफ द ब्रेन जस्ट टू रूल आउट कि कोई मेजर, क्योंकि जो पेन था वो एकदम अलग लेवल पे था। माइग्रेन्स जब हुँ, भी होते हैं तो दे सेटल डाउन विथ 3 to 4 pills, हाँ, एंड आई शुड बी काफ़ी बार ऐसा होता है कि कंप्लीट शांत नहीं हो जाता है, लेकिन हुँ, हम कुछ चीज़ें कर पाते हैं, जैसे खा पाते हैं या फिर चल पाते हैं। उस दिन तो ऐसे हो रहा था कि आई वाज़ नॉशिएटेड, आई वाज़ थ्रोइंग आउट, मुझे बिल्कुल भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था और पेन तो रुक सब ही नहीं रहा डायनोजर्स था। के वो सो साइड इफ़ेक्ट था। देन डायनोजिस्ट तुरंत स्टॉप कराई मेरे गायनेक ने। उन्होंने बोला ये तुम्हें सूट नहीं हो रही है। पर मुझे हुँ, फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में अगर पहले से पता होता, तो इफ आई न्यू दैट दिस इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन, क्योंकि हुँ, मुझे बताया गया था कि इससे तुम्हारी सिस्ट छोटी होगी और इससे काफी चेंजेस आएंगे और ये है फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन, तो ये सभी लोग करते हैं। हुँ, एंड मुझे लगा अगर इससे अगर कुछ बेहतर होने वाला है तो लेट्स डू दैट, वी डू वांट टू डू द बेस्ट दैट द डॉक्टर सेज। सो दैट डिडंट वर्क. And then over a period of time I had to also get diagnosed with other doctors. मैंने सोचा चलो और भी ओपिनियंस लेते हैं। फिर सर्जरी हुँ, की बातें हुई काफी बार, फिर वापस में आई विजिटेड 4 डॉक्टर्स, उसमें से 2 डॉक्टर्स ने बोला कि सी you have a child, you don't want a second child and you are 40, so let's do hysterectomy, ये चैप्टर क्लोज कर देते हैं और फिर हुँ, तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस दौरान में ये भी हुआ कि मुझे एडेनोमायोसिस भी डिटेक्ट हुआ। सो इट्स endometriosis plus adenomyosis. Now imagine the kind of pain that is going around. हाँ, And we also decided a date for the hysterectomy कि चलो भाई अगर यही है, and I was not very convinced with the idea, पर मुझे लगा कि अगर यही रास्ता है तो let's go for it. सो वी हुँ, डिसाइडेड द डेट एंड ऑल और फिर वो करके मैं घर पे आई। उसी वीक में आई स्पोक टू माय फादर एंड समहाउ ही कन्विंस्ड मी कि बेटा यू कम टू मी एंड वी विल चेक विद सम अदर डॉक्टर इन माय प्रेजेंस। एंड आई हुँ, डिडंट वांटेड टू बर्डन देम एट दिस एज कि भाई अभी हम वो बच्चे नहीं रहे कि अभी पापा मम्मी की साया ले एंड आई सेड नहीं पापा मैं देख लूंगी क्या करना है। समवेयर मुझे ऐसा लग रहा था कि I don't want to give up my organ. It's या not, though it is giving me pain, I don't just want to give up, I want to deal with it. I want to try more. And और better क्या कर सकती हूँ, कोई और इलाज भी हो सकता है। तो मैंने मेरा कुछ पढ़ना चालू किया मेरे एंड से। And उस दौरान I came across a nutritionist who works specially for endometriosis. एंड आई थॉट चलो ये एक ट्राई करके देखते हैं, गलत तो कुछ नहीं होगा ना, लाइक चेंजिंग ऑफ लिटिल बिट ऑफ लाइफस्टाइल एंड फूड। अभी गलत इसमें हो ही कुछ, चुका हाँ, है। इसके तो साइड इफेक्ट्स है नहीं, इसमें तो कोई हुँ, केमिकल्स है नहीं, लेट मी ट्राई। सो आई ट्राई विद दैट
लेट मी टेल यू गीत कि मुझे ऐसा लगता है वो सर्जरी पोस्टपोन करके मैंने बहुत अच्छा काम किया है। आई लिसन टू माय हार्ट। मैंने अपने मन की सुनी, अपने दिल की सुनी और मुझे कहीं लगा कि मुझे ये सर्जरी के लिए अभी मैं मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। नहीं, हाँ। एंड देन आई रियलाइज गीत की इतनी सारी हिस्टेरेक्टमीज होती है, नन ऑफ देम आर वांट कि इसके बाद तुम्हारी लाइफ सेम नहीं रहने वाली है। You know, the women's organs are not only meant for, of course, उसका main काम है कि, baby, या production of a baby, but that doesn't mean कि वो काम खत्म होने के बाद, you can get rid of it. No, your ovaries are your second brains. They are so much more than just giving birth. The ovaries में से जो एंजाइम सिक्रीट होते हैं, ऑल जो जो विमेन में जो क्या बोलते हैं, वो एक इंटेलेक्ट है जो विमेन में होती है ना, आई थिंक इट ऑल कम्स फ्रॉम देयर। एंड उसका प्रिजर्वेशन बहुत जरूरी है बिकॉज इट वर्क्स ऑन योर मेंटल हेल्थ, इट वर्क्स ऑन योर फिजिकल हेल्थ एंड इट इज व्हाट यू आर। वो आपके आइडेंटिटी होते हैं। तो उसके लिए इतना आसानी से हम खोना, एंड देन वी से कि भाई ये तो बहुत बदल गई है, ये अजीब सी बिहेव कर रही है। किसी ने ये सोचा है वो ऐसा सब क्यों करती हो, उस पे क्या गुजरती हो? दैट वुमन मस्ट बी नॉट इवन रियलाइजिंग कि वो कुछ गलत भी करती है, सो द आइडिया ऑफ हिस्टेरेक्टमी टू मी इज नॉट वेरी कन्विंसिंग। मुझे ऐसा लगता है कि हमको और भी थोड़े लाइन ऑफ एक्शंस बीच में डालने चाहिए। Today is the third cycle and I'm not having any pain. Okay. So in spite of endometriosis and adenomyosis, I would say that I am having pain-free periods. And I think that is just because I took my lifestyle, जो रूटीन लाइफ होती है, उसको थोड़ा सीरियसली लिया और उसमें जो चीजें मैं नहीं करती थी उनको मैंने अपनाना चालू किया। इट इज विद द फूड, इट इज विद मेडिटेशन एंड योगा एंड वर्कआउट्स। तो मुझे लगता है अगर ये मेरे उम्र में ये चेंज हो सकता है, तो आई थिंक ऑल द यंग वुमेन्स का फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन शुड बी change your lifestyle. Try doing that, change your food and see the difference. If होलिस्टिक अप्रोच तो लेना ही चाहिए, मुझे भी ऐसा लगता है। इवन एक पेशेंट को ये डिसीजन लेना चाहिए कि मुझे इसके लिए जाना है, मैं रेडी हूँ या नहीं। जब मेरी सर्जरी हुई तो मेरे डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि मेरेना इंसर्ट करते हैं सो दैट ये सर्जरी सेफ रहे आपकी। पर मैं रेडी नहीं थी, मैंने बोला नहीं। और उसके बाद काफी चेंजेस भी किए और मैंने बाहर का तो खाना ही बंद कर दिया। तो इसके बाद काफी चीजें मुझे भी लगा कि नहीं, मैंने बहुत सही किया है ये। क्योंकि जब अभी कुछ लोग आते हैं, मैं तो बात कर रही हूँ, लोगों से पता चलता है कि कितने ज्यादा साइड इफेक्ट्स है मेरे ना के। मैंने कहा ठीक है, मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया अपने लिए, अदरवाइज मैं भी ऐसे ही सफर कर रही होती। सेम मुझे भी कहा गया था कि जो दूसरे दो डॉक्टर्स है जिन्होंने हिस्टेरेक्टमी बताई थी, बट दे टोल्ड मी कि हम सिस्ट्स निकाल देंगे और वी विल यूज आईयूडीज एंड उससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बट कोई ये नहीं पता था कि उसके बाद के जो साइड इफेक्ट्स है, कैन यू सर्वाइव विद दोज? are you ready for those? Yeah, exactly. It's not only about the pain. पेन तो एक मीडिया है जिससे हमको समझ रहा है कि बॉडी में बहुत कुछ गलत हो रहा है, पर हमारे प्रोफेशनल लाइफ, हमारी फैमिली लाइफ, हमारी रेगुलर जो जिंदगी होती है, उसमें कितने सारे बदलाव आ जाते हैं। उसका रिकवर्शन जो होता है वो भी समझाना जरूरी होता है कि बेटा ये सारी चीजें तुम्हारे साथ होगी, सो आर यू प्रिपेयर्ड? एंड आई थिंक कोई भी ट्रीटमेंट प्लान हो कहीं पे भी ऑल अक्रॉस द ग्लोब, इट शुड बी होलिस्टिक। उसमें हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस तो बताने ही चाहिए। और भले ही तुम मेडिकेशन पे रखो, देयर हैज टू बी अ थेरेपिस्ट ऑल्सो, बिकॉज मैंने ये भी रियलाइज किया है कि द काइंड ऑफ एंजाइटी जो हमको मिलती है ये जानने के बाद कि इस डिजीज का कोई क्योर नहीं है, ना किसी को मालूम है कि ये क्यों होती है। देयर आर थियरीज,
बोला जाता है कि ये सारे रीजंस हो सकते हैं, बट देयर इज नो एक्यूरेट रीजन, अभी तक इसकी जांच पूरी नहीं हो चुकी है। तो नहीं। वो उसके कारण हम एंजाइटी में चले जाते हैं कि भाई ये कभी ठीक भी होगा या नहीं, और क्या मैं इसके साथ किस हद तक जी सकती हूँ, मुझे क्या क्या कॉम्प्रोमाइजेस करने। आई एम फॉर्चुनेट कि आई हैव अ चाइल्ड जिसका मैंने नॉर्मल बर्थ दिया है, बट आई नो सो मेनी यंग वुमेन हु आर ट्राइंग हार्ड, एंड हाँ, आईवीएफ के इतने फेलियर्स होने के बाद why anybody has to go through those tortures, and young women yaar in their yeah, 20s in their 30s, nobody deserves a life like that। किसी को भी ये इस तरह से जीना, इस तरह से प्रेशराइज्ड होना, एंजाइटी में सांसें लेनी, ये कोई डिजर्व नहीं करता है, एंड स्पेशली बट विद हम्म क्या मैं ये बोल रही थी, जो डायग्नोसिस का टाइम है ना, इसकी वजह से एक मेंटल ट्रॉमा, पता नहीं क्या क्या दिमाग में चलता रहता है कि सेल्फ डाउट कि हम मेरे में ही प्रॉब्लम है क्या, ऐसा सबके साथ तो नहीं हो रहा है। तो जैसे आप आईवीएफ की बात कर रहे हो, मैंने कहीं सुना था कि आईवीएफ 2 से ज़्यादा मिसकैरेजेस बॉडी नहीं झेल सकती। तो ये क्या है? ये मैनुअल मिसकैरेज ही तो है, और क्या है? एग्जैक्टली। और और मैंने लोगों की स्टोरी सुनी, मैं खुद उनको प्रेज़ेंट करने वाली हूँ क्योंकि वो उनके में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कैमरा पे आएँ। करेक्ट। उनके 4 से 5 आईवीएफ फेलियर हो चुके हैं, पर फैमिली से अभी भी प्रेशर है कि और एक ट्राई करो। See, we are not machine of production. Somewhere when the body बता रही है कि भाई, and I think the spouses should also, this is, I feel today I am speaking to you openly, उसका ये एक ही मुद्दा है कि ये चीज सिर्फ women तक limited ना हो, नहीं। men, young men, old men, सबको मालूम होना चाहिए कि women are not only meant for that, कि बस शादी कर लो तो बच्चे होने जरूरी है, उसकी सेहत हुँ, का क्या। सी, वही। बच्चे होने के बाद भी जो जिम्मेदारी होती है एक माँ बनने के बाद, वो अद्भुत होती है, और उसका हुँ, उसका जो आई वुडंट से सैक्रिफाइसेस, बिकॉज वो बहुत दिल से करती है अपने बच्चों के लिए। एक माँ बनना बहुत आसान नहीं होता है, पर वही। आपको ये चलेगा कि एक बच्चा है और उसकी माँ कॉन्स्टेंटली बीमार है, कॉन्स्टेंटली हुँ, सफर कर रही है, वो किस गिल्ट मोड में रहेगी, कैन यू अंडरस्टैंड, कि वो हुँ, माँ बन तो चुकी है, अभी उसको सब कुछ अपने बच्चे को देना है जो उसके पास है, अच्छी हुँ, सेहत, अच्छा रूटीन, अच्छी जिंदगी, फिर फाइनेंशियली भी अगर वो कंट्रीब्यूट कर सकती है तो वो करना चाहेगी, पर वो कुछ भी इनमें से नहीं कर पा रही बिकॉज शी इज सफरिंग एट हर ओन लेवल। तो उसका गिल्ट लेवल किस लेवल पे गया, मतलब उसने क्या कर दिया है। तो मैं बोलती हूँ माँ बनना इज नॉट अ बेंचमार्क ऑफ एनी हुँ, वुमन, नो, यू येस, कैन बी अ मदर इन विच एवर वेज। वॉट इज इम्पोर्टेंट कि तुम्हारे अंदर से तुम्हारा रूह और तुम्हारी आत्मा खुश होनी और तुम्हारी सेहत अच्छी रहनी, फिर भले ही तुम माँ बने ना बने, दैट इज अ सेकेंड स्टोरी, वी कैन नॉट keep it as a first priority, after marriage. So this is very important. If पर there आप is a भी तो struggle, किसी के बच्चे हो। मतलब sorry, मैं कह रही आप भी तो किसी के बच्चे हो जो सफ़र कर रहा है। मुझे याद है 100%, जब मैं मेरे मेरे सर्जरी के टाइम इट वाज़ नीडेड, दैट सर्जरी वाज़ नीडेड। तो काफ़ी लोगों का ऐसा आता था कि मेरी मम्मी को कि अभी कर रहे हो आप, अभी शादी भी नहीं हुई है, आगे चल के प्रॉब्लम आएगी। तो मेरी मम्मी ने सीधे बोला, मैं उसके बच्चे का तब सोचूँगी जब मेरा बच्चा ठीक हो, तो अभी मैं ये नहीं सोचने वाली। एक माँ ही ये अपने बच्चे के लिए सोच सकती है, हाँ, that is very बहुत बड़ा important also. सपोर्ट होता है ये। Yes, yes. So I think being a mother and being a spouse is all, choice. But given a choice, I think prioritize yourself as a human first हुँ, and fix your issues internally. फिर आप खुद को एलिजिबल रखो प्लीज। यस, हम कोई मशीन नहीं है, एंड लाइक यू सेड 5 बार ट्राई कर चुके हैं आईवीएफ। आई थिंक द गर्ल हैज ऑलरेडी डन विद द ट्रॉमास। वो ट्रॉमा यस, से निकलना कौन हेल्प करेगा, सोसाइटी आएगी उसको बूस्ट करने को, कोई नहीं पूरी करने वाला। फैमिली पूरा गांव हम इकट्ठा करें तो भी वो बेचारी ने ऑलरेडी इस लेवल तक सह लिया है
इतना आसान नहीं। आई थिंक डॉक्टर को भी एक लिमिट रखना चाहिए उनकी यस, एंड से कि बेटा आपने बहुत बर्दाश्त किया है, अभी मत करो। अभी जो भी जिंदगी मिले उसको एक्सेप्ट करो और खुश रहो। सो द काउंसलिंग हैज टू गो टू द स्पाउस, टू द इन-लॉज, टू द पेरेंट्स, टू द अदर फैमिली मेंबर्स, टू द सोसाइटी इन जनरल। आपके गांव को, यू नो, द होल विलेज शुड बी अवेयर कि भाई ये चीज, ये तरीका सही नहीं है। यस, तो आई थिंक दैट इज वेरी एसेंशियल। यस। रुचिता जी, आप तो प्रोफेशनल लाइफ भी आपकी काफी अच्छी है। आप एक आर्किटेक्ट हो, अर्बन डिजाइनर हो। तो ये जो भी आपका ड्यूरेशन रहा डायग्नोसिस से लेके, ये इसने इम्पैक्ट किया आपकी प्रोफेशनल लाइफ को? यस, डेफिनेटली। सी, मैंने एक बुक में पढ़ रही हूँ। इट इज कॉल्ड हाउ आई एंडेड माय एंडोमेट्रोसिस नेचुरली। ओके, सो ये बुक लिखा है विंडी लेडलॉ ने। आई एम जस्ट शोइंग यू दिस बुक, and हम्म। this book has helped me a lot to understand how other women have gone through, जो प्रोफेशनल होते हैं। तो मजे की ये बात है कि एंडोमेट्रोसिस की जो विमेन होती है वो बहुत एम्बिशियस होती है। ओके, Yeah, I've आई seen मीन लुक एट यू, लुक एट ऑल ऑफ अस। हम बराबर वो चीजें चुनते हैं जिसमें चैलेंजेस अलग लेवल पे। ओके, correct. हम वो औरतें हैं जो दुनिया को बदलना चाहते हैं सही ढंग से। यू नो, हम वो लोग हैं जो दूसरों को सफर होते हुए नहीं देख नहीं सकते। देख, नहीं। और एम्पैथी आई थिंक इज होल एंड सोल ऑफ आवर पार्ट। हम उसको लेके ही चलते हैं। तो कोई और इस दौरान से गुजरता हो, हमको जाके उनको बस कौन से भी मीडिया से हेल्प करे और उनका लाइफ सरखा करे, ये हमारा ध्येय बन जाता है। सो Yes. दिस इज द ब्यूटी ऑफ पीपल विथ एंडोमेट्रोसिस। और मैं पर्सनली 4 लोगों को जानती हूँ, मेरे दो जो मेरे से बहुत क्लोज कनेक्टेड है, एंड ऑल दीज पैरामीटर्स फिट इनटू ऑल ऑफ देम। ओके, प्लस देयर आर लॉट ऑफ ग्रुप्स, यू नो, व्हाट्सएप पे है, फेसबुक पे। तो स्पेशली व्हाट्सएप पे जो ग्रुप्स है उसमें भी मैंने देखा है कि बस किसी एक को प्रॉब्लम होना, बाकी 10 लोग आएंगे उसको सब आ हेल्प जाते करने को। हैं। एंड आई थिंक दिस पर्टिकुलर फीचर, दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट, ये जो है ये बहुत खूबसूरत है। हम जस्ट बिकॉज हम डायग्नोज हुए उसका अर्थ ये नहीं है कि हम इन सबको साइड में रख के कुछ नया, यू नो, मार्ग ले जिससे हम्म। जिंदगी आसान हो। ये मैं नहीं मानती हूँ। जो चैलेंजेस नहीं। मुझे चाहिए मैं करूँगी और मुझे करना है क्योंकि ये मेरा ध्येय है। तो लाइक यू सेड, जो हम्म। प्रोफेशन है, हमारे प्रोफेशन में तो ऐसा होता है कि हम कॉन्स्टेंटली ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। ओके, कोई भी आइडिया जनरेट करनी हो, कॉन्सेप्ट्स बनाने हो, और वो ऐसा नहीं है कि 2 घंटा ये चलो कर लिया तो बस अभी दूसरा टास्क लो। इट्स नॉट वेरी मैकेनिकल, इट्स अ वेरी या, क्रिएटिव प्रोसेस। सो करेक्ट। द माइंड इज कॉन्स्टेंटली एट इट, प्लस हमारी साइट विजिट्स होती है, कांस्टेंट मीटिंग्स होती है, और वी आर क्रिएटिंग स्पेसेस फॉर ह्यूमंस। तो यू नो, हमारा कॉन्स्टेंटली ह्यूमंस दूसरे क्लाइंट्स के साथ एक ये रिलेशनशिप होता है कि हम उनको कंप्लीटली अंडरस्टैंड करने जाते हैं। सो देर इज लॉट या। ऑफ दिस साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द यूजर। फिर उनके हम्म। स्पेसेस डिजाइन करो। तो ये बहुत खूबसूरत प्रोसेस होता है, पर वो बहुत ड्रेनिंग भी होता है काफी बार। एंड यू कैन नॉट लिमिट कि भाई 7 बजे तक अगर मैंने मेरा वाइंड अप किया है, द प्रोसेस गोज इन टू योर माइंड हम्म। इवन वेन यू आर स्लीपिंग, यू नो। तो सोने से पहले भी मैं 4 चीजें सोचूंगी। तो मेरा स्केच बुक मेरे साइड टेबल पे भी पड़ा होता है, एंड मेरे यू नो वार्डरोब एरिया में भी पड़ा होता है। सो आफ्टर द शॉवर वॉट एवर थॉट कम्स आई कैन जस्ट इमीडिएटली स्केच देम। एंड सो दैट इज वन एस्पेक्ट आई हैव लर्न कि मैं बहुत पैशनेटली करती हूँ चीजों को, लेकिन कहीं तो आई नीड टू, यू नो, रिलैक्स माई माइंड, एंड आई हम्म। नीड टू गिव माई माइंड ऑल्सो अ ब्रेक। तो ये चीज मैंने अभी शुरुआत की है कि प्रोफेशन जो भी हो, हमें ये भी जानना जरूरी है कि हम रिलैक्स जितना रहे उतने एफिशिएंट बन सकते हैं। नो, सो कांस्टेंट थॉट प्रोसेस होना भी कोई पॉजिटिव चीज नहीं है। Of course, you're करेक्ट। doing good and you are doing for the better of the community, but that apart, you yourself, if you want to
वर्क फॉर लॉन्गर आवर्स, तो खुद को पहले ब्रेक दो, खुद को पहले वो कामनेस दो, एंड देन डील विथ ऑल द कंसर्न्स। ये बहुत ज़रूरी है। यस, और यस, जैसे कि ये भी है, जैसे आपने बोला आपका काम क्रिएटिविटी इन्वॉल्व्ड है काफ़ी ज़्यादा। तो यस। जब भी आपके सिम्पटम्स ऑन रहते हैं, तभी आप इसको कैसे मैनेज करते हो? मतलब तब तो सो दिमाग ही नहीं काम करता। exactly. So I was in a very wrong uh, way of dealing with it, I would say. मैंने कभी पहले ऐसा नहीं किया कि मेरे पीरियड्स है तो आई विल पोस्टपोन द मीटिंग या फिर मैं साइट विजिट कोई और डेट पे रखूं। सी माय साइकिल्स आर वेरी रेगुलर, तो मुझे मालूम होता है कि कब आने वाला है। सेम। आई कैन इजीली डू दैट। पर हुँ, मैं लाइक ओवर एम्बिशियस, आई वुड नेवर वांट माय हेल्थ टू बी अ रीजन इन द प्रोफेशन, एंड आई वुड ऑलवेज से कि चलो अच्छा ये डेट सूट है तो लेट्स डू दैट। उसमें होता ऐसा था कि जब भी पेन सुबह चालू होगा, रात को चालू होगा, दिन में चालू होगा, आई पॉप अप अ पेन किलर। I used to हुँ, take 3 to 4 Meftal okay, and sustain the day. बस काम है तो करना जरूरी है और करो। This was या the mantra, okay. But over the last few months, I've realized I'm not going to do this anymore. Now I will, manipulate or uh, shift dates आगे पीछे थोड़ा, and then get the works done. So हुँ, now that energy or that sense of wisdom has come, and I'm not going to go back. And I would say this कि कोई भी काम तुम्हारे शरीर के आगे बड़ा नहीं हो सकता है. So do not do things that cost your pain in your body. और मिफ्ताज पास लेके काम तो हो रहे हैं, पर मिफ्ताज पास खाना इतने प्रमाण में, क्या ये करेक्ट है एवरी साइकिल? नॉट नॉट फेयर, सो आई लर्नड इट हार्ड वे, एंड आई वुड खा जस्ट के से रेस्ट नहीं ले रहे हो, आप काम कर रहे हो, वो और गड़बड़ हो रहा एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। सो नाउ आई टेक प्रॉपर रेस्ट, and I है। हुँ, also make sure अभी तो पेन भी नहीं हो रहा है मुझे, okay, but still I make sure that whatever I'm doing ये in the comfort, and I'm not overloading myself with projects. अभी मैंने projects में, number of projects में भी काफी हद तक, I take only those which require me completely, and without me things cannot go ahead. तो मैं उसमें भी अभी चूजी होने लगी हूँ, एंड आई हैव बीन प्रायोरिटाइजिंग मेनी थिंग्स कि हुँ, जो चीजें मुझे खुद के लिए पहले करनी हो, फिर बाद में जाके दुनिया के लिए जो करना है करो, बट पहले खुद पे या काम करो। बहुत। यस, यस, यस। और ये मैंने भी ये 1 साल में सीखा है। मैं अब हर महीने मेरा 2 दिन पीरियड का वो जो लीव होता है, मैं तो डाल देती हूँ। मेरे को सिक लीव मिल रहा है, मैं डाल देती हूँ। यस, यस, और परफेक्ट, मुझे पता है लोग जज करते हैं, आप करो, आपके जज करने से मैं अगर वो सोच के बैठ जाऊँ, तो मेरे को ऐसा तो है नहीं कि रिलीफ मिल जाएगा, मेरे को पेन होना ही है। तो इससे बढ़िया करेक्ट, मैं छुट्टी लूँ और आराम करूँ, काम 2 दिन बाद हो सकता है। करेक्ट। मेरे केस में तो ऐसा होता था कि मुझे सब लोग अवेयर करते थे, मेरे फ्रेंड्स, माय पेरेंट्स, whoever would see me, I'm not in a healthy state of mind, वो मुझे नॉक भी करते थे, माय पार्टनर, कॉन्स्टेंटली हाँ, कि भाई आज तुम ब्रेक ले लो, एंड आई एम लाइक नहीं नहीं, हो जाएगा हो जाएगा, एंड आई वुड सिट कॉन्स्टेंटली एट इट, मुझसे नहीं छूड़ा जाता था वो। तो अभी वो मैंने काफी चेंज किया है खुद में कि नहीं, जब भी सुनो, किसी का तो सुनो, खुद का नहीं सुन पा रहे हो तो तुम्हारे लव वंस का सुनो कि भाई ब्रेक लेना है तो ले लो, और see the difference, and it really change. Not that I'm sitting idle, मैं कुछ और चीजें करूंगी, पर मजे वाली हुँ, चीजें करूंगी, जैसे कोई पेंटिंग हो या आर्ट वर्क हो, जिससे मुझे कोई कंस्ट्रेंट्स ना हो, डेडलाइन ना हो कि आज क्या सबमिशन है या कुछ, तो वो चीजें कर सकते हैं, वॉक पे जाओ, जस्ट बी ये अराउंड इन अ गार्डन, यू थिंग्स which would please your mind. ये भी मैंने नोटिस किया अपने केस में। अभी मैं आपके साथ अपना केस काफ़ी ज़्यादा बोल रही हूँ, वरना मैं नहीं, that's सुनती नहीं। wonderful. That is how it should be. क्या होता था, मैं इतना जैसे आपने बोला एम्बिशियस होते हैं, मैं भी वही देख रही हूँ। मेरे पास एक और दोस्त है, वो डांसर है। कितना फिजिकल एक्टिविटी है ये, और कितना ड्रेन होती होंगी, पर वो काफी अच्छा करती है और वो काफी खुश है। तो मेरे केस में ऐसा होता था, जिस दिन मेरा फर्स्ट डे होता था पीरियड का,
मैंने ये नोटिस करना शुरू कर दिया था कि मैं जब इसमें कुछ करती हूँ तो वो मेरे लिए लकी है और मेरा हो जाता है। मेरा फर्स्ट जॉब इंटरव्यू, एंट्रेंस या मैंने अपना बिजनेस का शुरुआत की, ये जो भी था मैंने उस डेट पे किया और वो भी गया, सक्सेसफुल भी हो गया। पता नहीं मैंने मैनिफेस्ट कर लिया या क्या हुआ, पर वो हो जाता था। तो इस वंडरफुल। चक्कर में भी मैं रेस्ट नहीं लेती थी। मुझे लगा नहीं नहीं, ये सब दिमाग में मैंने डाल लिया है, मेरे को रेस्ट लेना पड़ेगा। ये मैं काम कर रही हूँ इसलिए हो रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है कि मैं फर्स्ट डे पे करती हूँ, पेन झेलती हूँ तो हो जाता है। तो करेक्ट। ये जो काम करने वाले होते हैं ना, कुछ इधर उधर फालतू की चीजें भी ढूंढ लेते हैं। तो मैंने तो यस। ढूंढ लिया था वो एक। ट्रू ट्रू ट्रू। नहीं, सही बात है। मैं एक सेंटेंस रीड करना चाहूंगी इस बुक में से। सो हाँ। it is said women with endometriosis interestingly often choose careers that demand excellence, perfection, competition, long working hours, and huge responsibilities. They या usually do to great lengths in their work and careers. They work combined with their generous caretaking of others. So this is like a very common feature. और इससे हमको क्या सीखना है कि भाई करो, ये चीजें करो, पर पहले खुद को करो। स्टार्ट विद यस। योर्स। कंसिडर कि आप भी उनमें से हो जिनको जरूरत है हेल्प की। हाँ। पहले खुद को हेल्प करो, और फिर खुद ठीक हो जाओ तो दुनिया को हेल्प कर ही सकते हो। उसमें कोई यस। देयर इज नो नो फॉर दैट। तो वो जरूरी है। रचिता जी, आपका जो काम है वो काफी सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करता है, एक मेजर रोल है उसका। तो आपकी जो जर्नी रही एंडोमेट्रोसिस का, उसकी वजह से कुछ है ऐसा आप बोल सकते हो, या उसकी वजह से कोई इम्पैक्ट पड़ा, या आपने वैसा सोचना शुरू किया, कुछ ऐसा है? सी हम तो कोशिश करते हैं कि हमारे सारे प्रोजेक्ट्स में हम जो वैल्यू ऐड करते हैं तो हम्म। वो सस्टेनेबली अलाइंड हो। वो तो हमेशा रहा है, क्योंकि प्रैक्टिस जब भी हम करते हैं तो हम एक एथिक्स और एक कल्चर के साथ करते हैं, और हमारा यही रहा है। सो हम्म। कि कोई भी चीज हम करें तो उसको ये करें, तो कनेक्शन तो हमेशा रहा है। पर देर हम्म। आर ऑलवेज न्यू लर्निंग्स, कि अगर हम्म। हम कोई भी चीज करते हैं और उसका मैनिफेस्टेशन देखते हैं एंड रिपरकशंस फिर भी आते हैं, लाइक आई मस्ट हैव क्वेश्चन्ड माई सेल्फ सो मेनी टाइम्स कि भाई हम्म। मैं कहाँ गलत हो चुकी हूँ, हेल्थ करेक्ट। में या फिर प्रोफेशन में, कि मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है कि इतना सब कुछ सही ढंग से करने के बावजूद, अटेंडिंग द हाईएस्ट लेवल ऑफ परफेक्शन, स्टिल आई एम एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ जहाँ पे ये सारी चीजें आ रही है। तो आई थिंक endometriosis more than a whole body disease, it is also a realization। हमको वो सारी चीजें पता चलती है कि एक चीज है जो तुमने ठीक से नहीं की, और वो ट्रिगर पॉइंट, वो चीज जो तुमने नहीं की उसकी जांच करो, वो तुम्हारा रूट है। यू नो ट्रीटमेंट्स तो बहुत अलग चीज हुई, लेकिन जब तक हम खुद से समझते नहीं है, तो मुझे एक हद तक ये लगता है कि दो चीजें हैं जिसमें मैंने ठीक से ध्यान नहीं दिया। एक तो आई थिंक आई एम वेरी ओवर एम्पथाइजिंग, तो मैं बहुत इमोशनली अफेक्ट हो जाती हूँ। मुझे हर चीज दुनिया में जो गलत होती है उससे मुझे अफेक्ट होता है, उसका प्रभाव मेरे ऊपर बहुत गहराई तक होता है। और मुझे मेरे पार्टनर, मेरे पेरेंट्स दोनों बताते हैं कि देखो, तुम जो चीज के लिए कुछ कर नहीं पाते हो, तुमको उसको अपने मन पे, अपने दिल पे नहीं लेना चाहिए। जहां तुम बदलाव ला सकते हो, वो चीजों का तुम लोड ले सकते हो। पर दुनिया में कहीं कोई और जगह पे कुछ हो रहा है, तुम्हारे हाथ में नहीं है चीजें, तो तुम उसकी वजह से खुद को अफेक्ट करके लेना इज नॉट गुड थिंग। सो दैट इज वन थिंग आई हैव स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग, कि मैं कोशिश करती हूँ कि प्रैक्टिकल लेवल पे मैं उसका प्रभाव मेरे मन पे, मेरे हम्म। शरीर पे ना होने दूं। एंड दूसरी बात ये है कि खाना, भोजन, हम्म। मुझे नहीं लगता था कि मैं कुछ गलत खा रही हूँ, पर ये बुक पढ़ने के बाद, न्यूट्रिशनिस्ट के साथ चीजें जानने के बाद,
मुझे ये पता चला है कि हम सब लोग गलत खा रहे हैं। हम सभी लोग गलत खा रहे हैं। हम और उसमें गलती हमारी नहीं है। सो डोंट फील गिल्टी। ये जो गलती है वो हम कंप्लीट एंटायर ह्यूमैनिटी की है। हमको इस धरती ने जो दिया था, हमने उसको इस तरह से बिगाड़ दिया है कि हमने खुद को सिर्फ रोग नहीं दिए हैं, हमने बाकी पशुओं के भी लाइफ एक्सटेंड कर दी है। हमने जो चीजें की है वो रिवर्सिबल है या नहीं है, दैट्स अ बिग क्वेश्चन. So endometriosis, I also feel, is just one tiny little message to humanity कि भाई पहले तुमने जो बिगाड़ा है तुम्हारे एयर में, वाटर में, लैंड में, सॉइल में, फूड में, तुम पहले वो ठीक करो, फिर तुम बच्चे बर्थ लेने की बातें करो, उनको लाके तुम क्या खिलाओगे, what kind of air you're going to give them, what kind of life you're going to give them. So I somewhere feel that women are not only source of one aspect of life, women are source of so many things. पूरा एनवायरमेंट विमेन के थ्रू एक मैसेज दे रहा है। ये मेरी सोच है, ये मेरा फीलिंग है कि समवेयर द एनवायरमेंट इज नॉकिंग आवर डोर एंड टेलिंग अस कि भाई खाना ठीक से खाओ। तो नाउ माय कंसर्न इज प्योरली टू रेज अवेयरनेस कि हम जिस तरह से खाते हैं चीजें, और या फिर जो मिलावट हुई है हमारी खाने में, उनको हम कैसे कम कर सकते हैं, and that would be a game changer to not only one disease, it could be affecting many other autoimmune diseases. So women के पास एक ही प्रॉब्लम नहीं है सॉल्व करने के लिए, there are like many other concerns too. So yeah, so I think sustainability goes down to the soil level, so it goes to the cellular level कि हम देख रहे हैं कि ब्रेस्ट मिल्क में प्लास्टिक पाया जाता है, रेन वाटर में इतने डेंजरस केमिकल पाए जाते हैं, हमारी काफी सारी फूड जेनेटिकली मॉडिफाइड है। सो व्हाई विथ ऑल द विजडम, जितनी बुद्धि हमको इस सृष्टि ने दी है, हम उसी को गलत तरीके से इस्तेमाल करके, गलत चीजें करके, और फिर बोल रहे हैं कि भाई हमारे साथ ये क्या हो रहा है। तो तो आई थिंक समवेयर वी नीड टू रिजॉल्व एट दैट कोर लेवल। हमने बहुत गलतियां की है, आपने, मैंने, सबने मिलके गलतियां की एंड अनकॉन्शियसली की है। सो डोंट गो इनटू द गिल्ट मोड। ये कहीं जनरेशन का काम है। एंड गिवन द फैक्ट, आई फील आज जनरेशन इज स्टिल वेरी कॉन्शियस एंड सेंसिटिव। तो मुझे लगता है अगर कोई चेंज हो अच्छा, तो वो अभी होगा। इट विल, देयर आई हैव दिस होप इन मी कि अभी वो चेंज होगा एंड अच्छा होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत जल्द। रिचिता जी, आप एक ऑथर भी हो, आपने बुक लिखी है जो बच्चों के लिए काफी मैसेज है उसमें, तो मैं चाहूंगी आप उसके बारे में कुछ बोलो, और ये आपकी जो एंडोमेट्रोसिस की जर्नी रही उसके वजह से सस्टेनेबिलिटी, माइंडफुलनेस, इसके कुछ तो असर पड़ा ही होगा, तो इसके बारे में आप अगर कुछ बताओ। Yeah, so that book was before endometriosis and वो publish उसके पहले हुई थी, and उसका उत्पादन होना I would credit to my parents. So the book title is Eco-Friendly Azoba, एंड वो टॉडलर्स के लिए, एज अप टू 2 to 6 years के जो बच्चे हैं, उनको एक दिलचस्प तरीके से बताया गया है कि हम रूटीन लाइफ पे छोटी छोटी एक्शंस लेते हैं, उसका प्रभाव बड़े पैमाने में होता है। इट इज लाइक गोइंग टू बी ह्यूज इम्पैक्ट। तो वो छोटी चीजें हम बचपन से ही अगर बच्चों को कहे एक स्टोरी के माध्यम से, तो वो बहुत बड़ा एक मैसेज होता है। एंड सभी बच्चों को वो बहुत प्यारी भी लगती है स्टोरी, बिकॉज उसमें एक छोटा बच्चा है जो अपने ग्रैंडफादर के साथ घूमता है, और ग्रैंडफादर क्या क्या चीजें करते हैं जिससे वो एक्साइट होता है, क्यूरियस होता है, और उसकी वजह से वो कुछ नई चीजें सीखता है। तो बहुत छोटी छोटी चीजें, लाइक कैरिंग योर ओन बॉटल, प्लास्टिक बॉटल कम यूज करना, और हमेशा वो चीजें, योगा करना,
लोकली हार्वेस्टेड और सीजनल फूड खाना, ये सारी चीजें छोटी छोटी उसमें कही गई है। एंड दैट इज द होल आइडिया. And it is also because my father is an environmentalist, so I have seen him working tirelessly to fix things. And today at 77 also he is like bang on, उनको कोई problems नहीं है physically. And he is so connected to nature. एंड माय मदर, वो स्पेशली चैलेंज्ड बच्चे होते हैं, ऑटिस्टिक बच्चे, उनकी टीचर रही है फॉर 40 years. So being in a family who has always been so sensitive, so empathetic, I think this was very naturally for me to Yes. understand life, the core things of life and how the sustainability actually works. ये बहुत बड़ा टर्म है सस्टेनेबिलिटी, जब हम बोलते हैं वो बहुत बड़ी चीज है। पर वो एक, Responsibility. या एग्जैक्टली, एक टाइम था जब भी नाना नानी के जमाने में वो ऑर्गेनिकली पार्ट ऑफ लाइफ थी. इट Yes. वाज नॉट अ सेकेंडरी एस्पेक्ट. और अभी हमने इतनी सारे उलझने क्रिएट की है, इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज लाई है रेगुलर रूटीन में, कि अभी हमको उसको वापस इनवाइट करना पड़ रहा है रूटीन लाइफ. Mm. So this book is about that awareness, and I strongly feel कि आजकल के जो बच्चे हैं वो बहुत Mm. एडवांस है और वो बहुत क्यूरियस है. तो उनको अगर मैसेज शुरुआत से दे तो बहुत आसान हो जाएगा आगे जाके. Yes. जो स्ट्रगल हमने करा वो ना करे. करेक्ट. एंड वो अवेयरनेस हमें जो अभी मिल रही है वो उनको टॉडलर लेवल पे उनको मिले बचपन तो से ही मिले. Yes. यस, इट शुड बी योर लाइफस्टाइल. सस्टेनेबिलिटी शुड बी द लाइफस्टाइल, कि हम Yes. हर चीज कॉन्शियसली करें, समझ के करें. बस ब्लाइंडली वेस्टर्न कल्चर या कोई रॉन्ग इन्फ्लुएंसेस को हम ऐसे ही इजीली नहीं अपना लें. Yes. और आपने आर्टिकल भी लिखा है जो खुद से फूड ग्रो करने का आर्टिकल, उसके बारे में है. यस. तो एंडोमेट्रोसिस की जर्नी में हम भी थेरेपी ढूंढते हैं कि क्या थेरेपी है. तो गार्डनिंग आपकी थेरेपी का काम करती है? वंडरफुली, आई वुड से गार्डनिंग इज एक मेडिटेटिव प्रोसेस रहा है, क्योंकि हम्म. स्पेशली अगर आप सुबह करो, मॉर्निंग Yes. आवर्स में, तो आई थिंक देर इज अ ब्यूटिफुल साउंड इन द नेचर, एंड बाय हम्म. डिफॉल्ट हम उसको एब्जॉर्ब करने लगते हैं. और छोटी छोटी चीजें सिखा देता है गार्डनिंग, कि कोई भी चीज हम करते हैं उसका उत्पादन नहीं होता है तो डोंट सी दिस एज अ फेलियर. जब भी फॉरेस्ट एक साथ बढ़ता है तो उनका हीलिंग प्रोसेस एक कम्युनिटी लेवल पे होता है. हमको वो सीखना जरूरी है गार्डनिंग से. देन अगेन, डीलिंग विद सॉइल, जो मिट्टी के साथ जो कनेक्शन होता है, क्योंकि आजकल की अपनी सारी जो टास्क होती है वो डेस्क पे बैठे होती है. पूरा हाँ. टाइम हम एसी में बैठे एक जगह पे बैठ के कंप्यूटर के सामने कॉन्स्टेंटली काम करते हैं. एंड ऑफ कोर्स बीइंग एन आर्किटेक्ट तो हमको साइट विजिट्स भी करनी होती है. बट दैट अबाउट मेनी अदर प्रोफेशंस, इफ यू सी, कि एक कन्फाइंड स्पेस में होती है. हमारा हम्म. बाहर जाना वैसे भी बहुत कम है. खेती तो दूर की बात है. सी, खेती हाँ. इज बीइंग ओवर एम्बिशियस. अगर लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं तो फार्मर बनना चाहूंगी, बिकॉज आई थिंक नथिंग इज आइडियल टू ग्रोइंग योर ओन फूड, प्रिपेयरिंग योर ओन मील एंड ईटिंग इट एंड स्लीपिंग इट. आई थिंक इससे शांति वाला जीवन तो कुछ हो ही नहीं सकता है. सो मेरी योगा वाली मैम ने एक बार मुझे बताया था कि पहले ओवरथिंकिंग और एंजाइटी क्यों नहीं होती थी, क्योंकि एक खेडूत जब भी, एक फार्मर अपनी फार्मिंग करता है तो वो फिजिकली इतना ड्रेन्ड होता है, फिर शाम को आके वो अपनी सुकून की रोटी खा के सुकून की नींद लेके सुबह में सनराइज पे उठ जाता है. सो दैट इज हाउ वी आर डिजाइंड, हम बॉडी एंड माइंड इज डिजाइन. पर हम क्या कर रहे हैं, हम फिजिकली इतने एक्टिव नहीं है, बिकॉज मोस्ट ऑफ आर टास्क आर मेंटली डेल्ट विथ. तो इसकी वजह से हमें जिम जाना पड़ता है, दूसरे हम्म. वर्कआउट्स करने पड़ते हैं. बट अगर हम वो भी नहीं करेंगे तो इमेजिन द काइंड ऑफ थिंग्स दैट आर हैपनिंग एट सेल्यूलर लेवल. सो Yes. हमारा डिजाइन ही वैसा नहीं रहा है कि हम एक कन्फाइंड स्पेस में 10 से 12 घंटे बैठे रहे और एक ही तरफ देखते रहे
और एक ही चीज का विचार करते रहे, यू नो। तो वो कनेक्शन अगर रिवाइव करना हो तो छोटी से छोटी चीज ये है कि बालकनी में 2 गमले लगा दो, उसके साथ बातें करो, यू नो, स्पेंड सम टाइम सुबह की, यू नो, 15 से 20 मिनट, या फिर वीकेंड पे वो एक्टिविटी ले लो। और उसमें जो सुकून मिलता है, उसमें जो राहत मिलती है, जो भी चिड़िया आती है, बैठती है, वो गीत गाती है, तो आई थिंक वो सारा जो है वो असली जीवन है। एंड हम उससे ज्यादा दूर नहीं जाने चाहिए, यू नो, दैट कनेक्शन इज। सो ग्रोइंग योर फूड वाज वन एस्पेक्ट, पर उसके थ्रू हमको डाइवर्सिटी एक्सेप्टेंस का लेसन मिलता है। देन सीजन जैसे है वैसे अपनाने का लेसन मिलता है। एक रिदम के साथ जीना, वो भी एक महत्वपूर्ण लेसन है कि यू नो रिदम को ब्रेक कर करके हम एक्सट्रीम चीजें कर लेते हैं। वो हम देखेंगे तो नेचर में कोई ये चीज नहीं करता है, ना कोई प्राणी, ना कोई पशु, ना कोई पेड़, कि रिदम को ब्रेक करके अपने हिसाब से कुछ भी करे। सब लोग रिदम में रहते हैं, और हम ही हैं जो थोड़े, यू नो, गलत चीजों का रास्ता, मतलब बुद्धि एक तरफ और जिंदगी एक तरफ ऐसे जी रहे हैं। सो आई थिंक दैट Correct. मैसेज कम्स थ्रू दैट आर्टिकल। प्रचित्ता जी, अगर आपको हमारे ऑडियंस को, व्यूअर्स को अपनी जर्नी से जो सीख मिले दूसरों को देना हो, जो यंग गर्ल्स है, जो अभी उनको शायद पता ही नहीं है कि उनको एंडोमेट्रोसिस है, डायग्नोसिस ही इसका काफी हेक्टिक है, तो आप क्या देना चाहोगे? To every single girl out there, I would say three most important thing. सबसे पहले तो अगर आप कॉलेज में पढ़ रही हो या स्कूल में पढ़ रही हो और आप कैंटीन के खाने पे डिपेंडेंसी है आपकी, जो मैंने भी गलत किया है मेरे कॉलेज के टाइम पे। अगर देर इज मिसल पाव एंड समोसा एंड इडली सांभर, समोसा खा के खुश, ओके। सो So the point is here to say, I would not say stop eating samosas, but I would say कि limit yourself to the weekends. रोज के रूटीन में रोटी, सब्जी, दाल, चावल को जो भी ट्रेडिशनली आप खाते आ रहे हो, जो भी आपका कल्चरली जो क्यूजिन है, उसको अपनाओ। जस्ट क्योंकि हमको लिबर्टी मिली है कि हम अभी कैंटीन का खाना खाते हैं, तो दैट डजंट मीन कि हम वो चीजें अपनाएं जिससे अपनी सेहत, क्योंकि इसका रिपरकशन आपको आगे जाके हर हार्मोनल एस्पेक्ट्स पे होने ही वाला है इफ यू डोंट फिक्स दिस। सो ईटिंग हैबिट्स, डोंट प्ले विद दैट। कैंटीन वालों को मैं ये कहना चाहूंगी, यू नो, इट वुड बी वेरी गुड थिंग इफ सारे कैंटीन्स अक्रॉस द नेशन would give really पौष्टिक खाना and keep the fried and the little junk version limited to Friday, Saturday, Sunday. I think तो भी काफी हद तक सुधार आ सकती है। कैन यू, आई मीन 5 साल का आर्किटेक्चर कोर्स में मैंने इतनी बार इतने वड़ा पाव खा के खुद का पेट बढ़ा होगा, यू हैव नो आइडिया। And not only me, the entire batch. We used to skip lunch very easily क्योंकि इधर ये वो सबमिशन सारी पढ़ाई, और बस वड़ा पाव एक टेम्पटिंग दिखता था तो वो खा लेते थे। बट इमेजिन हाउ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज इट टुवर्ड्स फूड। सो सारे यंगस्टर्स को यही है कि ठीक से खाओ। सेकेंड एस्पेक्ट आई वुड से स्लीप। अगर आप 10:30 बजे सोते हो तो वेल एंड गुड, उसके बियॉन्ड मत स्ट्रेच करो until and unless there is a requirement. Try to sleep as early as possible and wake up early as possible. ये मैंने अभी इस उम्र में सीखा है, क्योंकि मैं तो बहुत लेट नाइट तक जगती थी, इवन फॉर सबमिशंस, प्रोजेक्ट्स, कुछ भी। अभी भी हम लोग वो प्रैक्टिस करते हैं काफी बार कि कोई प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट हो, but that once in a while is okay. Every day if you are not sleeping on time, that is also going to break your hormonal, you know, healing. क्योंकि अपने enzymes they follow a pattern of nature, और अगर हम चीजें बॉडी कुछ और कर रही है और अंदर के एंजाइम्स कुछ और कर रहे हैं, देयर इज नो सिंक, इट इज गोइंग टू अफेक्ट यू सम डे इन सम। मैं नहीं बोलूंगी कि एंडोमेट्रोसिस ही होना है, पर कुछ भी हो सकता है और वो अच्छा नहीं होने वाला है। सो यू नो, फूड एंड sleep, no compromise for sure.
थर्ड इज कंसिस्टेंसी। मैंने काफी बार काफी चीजें ज्वाइन की है और छोड़ दी है, ये सोच के कि यार 3 महीने से तो कुछ प्रभाव नहीं दिख रहा है तो चलो छोड़ दो। It doesn't work that way. You Yeah, have to be consistent and honest to right. yourself. And एक्सरसाइज इसलिए मत करो कि तुमको कोई चेंज दिखे। एक्सरसाइज एक्चुअली इसलिए किया जाता है कि कल को जाके तुम्हें कोई प्रॉब्लम्स ना हो। Mm. सो करंटली भी अगर कोई इम्प्रूवमेंट ना दिखती हो या कोई प्रॉब्लम्स ना दिखती हो, अंडरस्टैंड दिस इज द मिनिमम यू आर डूइंग टू योरसेल्फ। एक्सरसाइज तो करनी ही है, वर्कआउट्स करने ही है, बाहर वॉक्स पे जाना ही है, फिजिकली ट्राई टू बी एक्टिव जितनी भी अपॉर्चुनिटी मिले। एंड वो अगर हम 20s में फिक्स करें ना, तो मुझे लगता है 40s 50s 60s विल बी वेरी स्मूथ। सो Yes. डोंट थिंक कि वो तभी का तभी देख लेंगे, वो नहीं देख पाते हैं हम। सो आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट दैट द सूनर वी रियलाइज इट इज बेटर फॉर आवर लाइफ Yes. लॉन्ग। नानी को देखो, दादी को देखो, खुशी से हंस के जी रहे हैं। आई मीन आई थिंक एट द एज ऑफ 90 or so my nana nani are like very smilingly they can converse on phone. I myself don't see many things doing और वो अच्छे से कर रहे। तो उसका एक ही रीजन है कि उन्होंने अच्छा श्रम किया है और सब कुछ बैलेंस में कहा खाया है, और उनकी स्लीपिंग की टाइमिंग्स हमेशा कंसिस्टेंट रहेगी। सो दैट इज वन थिंग वी शुड टेक फ्रॉम देम। मेरी नानी 80 इयर्स की है, वो बाहर का आज भी कुछ नहीं खाती, कुछ भी सी नहीं खाती। वो अगर दिन एग्जैक्टली भर बाहर रह जाए तो कुछ नहीं खाएंगे, पानी पी के फ्रूट्स खा के रह जाएंगे, कुछ भी नहीं खाती हैं। और आज भी वो अपना काम खुद ही करती है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। दैट इज द ब्यूटी हम्म, कि हम नहीं जानते कि इंडिपेंडेंट होना फिजिकली एंड मेंटली इज अ ब्लेसिंग दैट इज। टिल द एंड ऑफ योर लाइफ। या इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ब्लेसिंग, उसको हम नजरअंदाज नहीं करें और उसको हम ग्रांटेड नहीं ले। आज हम खुद के विचार से चल रहे हैं, वो विचार दे शुड ग्रो एंड वो एंड तक हमारे साथ रहे। सो करेक्ट। उसके लिए हम अभी कुछ प्रयास करें तो वो कंसिस्टेंसी तब तक हमें मिलेगी। सो दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। एंड ऑफ कोर्स फूड कैन चेंज लॉट मेनी थिंग्स। मैंने खुद ने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि छोटी छोटी चीजें जो पहले, मतलब योगा तो मैं पहले भी करती थी, आई ऑल्सो फॉलोड विपश्यना टेक्निक ऑफ मेडिटेशन। पर अभी जिस तरह से मैं करती हूँ, आई थिंक देर इज अ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स इट। नाउ आई नो द इम्पोर्टेंस, आई डू इट होल हार्टेडली, नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ टिकिंग कि चलो ये खत्म कर दिया है। या तो रचिता जी, थैंक यू सो मच आने के लिए, अपनी जर्नी शेयर करने के लिए, और काफी मोटिवेटिंग भी है क्योंकि आपने ये बताया कि आपने कैसे ओवरकम किया ये सारी चीजों को, और yes, Geeta, and प्रोफेशनल लाइफ। thanks to या you too for having this beautiful platform जहाँ पे आप भी कोशिश कर रहे हो कि सबके अंडरस्टैंडिंग से इसका जिनको भी बेनिफिट हो। आई थिंक दिस इज ऑल्सो वेरी बिग कॉज ऑफ having to be around with you because या ये माध्यम से भी अगर कोई कुछ थोड़ा बहुत सीख ले, समझ ले, तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड मोटिवेशन टू एवरीवन। Thanks to you for initiating this. थैंक यू सो मच। Yes. Bye. बाय बाय।